जय हिंद बच्चों। आज हम आकार की मुख गुहा की आकार की और मुख गुहा में पाचन प्रक्रिया को समझेंगे। ये आपके साइंस से चैप्टर 5th जो है उससे है, जैव प्रक्रिया, बायोलॉजिकल प्रोसेस से। इसमें हम माउथ की एनाटॉमी, जिसमें टीथ और जीभ, टंग, और इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड हैं, उनके बारे में भी थोड़े डिस्कस करेंगे। और इसमें पाचन प्रक्रिया कैसे होती है माउथ में, जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसको कैसे पाचित होता है उसके बारे में समझेंगे। और डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पहला वीडियो है, तो आई होप आप सभी ठीक से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, बात आती है दांत। सबसे पहले माउथ में दांत होते हैं। ठीक है, माउथ जो है इसमें क्या होता है, स्तनधारियों का, यानी हम सभी मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, हम सभी के मुंह में एक जबड़ा होता है, मुंह में जबड़ा, जॉज होते हैं। ठीक है, एक अपर जॉ, ऊपर का जॉ, एक नीचे का जॉ। ठीक है बेटा, तो इसमें देखना बच्चों, ये जो जॉज है, ये जॉज यानी कि जबड़ा, जबड़ा, इस जबड़े में ऊपर तरफ टीथ है और नीचे तरफ टीथ है। ठीक है, और इसमें टीथ की यदि टाइप देखें, टीथ के दांतों के यदि प्रकार देखें तो 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं बच्चों? 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? सबसे पहले ऊपर के ये 4 दिख रहे होंगे और नीचे के ये 4 है ना, ऊपर के 4 और नीचे के 4 है ना, इन्हें हम कहते हैं बेटा इंसाइजर। पहला इंसाइजर, क्या कहते हैं बच्चों? इंसाइजर, है ना, इंसाइजर। इसी को हिंदी में हम कृतंक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? कृतंक। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है बेटा? टोटल मिला के 8 होते हैं, ऊपर 4 नीचे 4, टोटल मिला के 8। ठीक है, अपर जॉ में ऊपर तरफ सामने के 4 दांत इंसाइजर और नीचे के 4 दांत इंसाइजर। ठीक है, टोटल संख्या में कितने होते हैं बच्चों? 8 होते हैं। ठीक है, दूसरा, दूसरा कौन सा बेटा? कैनाइन, है ना। कैनाइन जो होता है किसी चीज को चीरने फाड़ने में मदद करता है। ठीक है, इंसाइजर जबकि काटने में, कुतरने में मदद करता है, किसी चीज को कुतरने में इंसाइजर मदद करता है, खाने को टुकड़े करने में, है ना, रोटी कुतरने में, ब्रेड कुतरने में, बिस्किट कुतरने में, है ना, इंसाइजर हेल्पफुल करेगा। लेकिन वही कैनाइन किसी चीज को पकड़ के चीरने में कैनाइन मदद करेगा। ठीक है बेटा, कौन मदद करेगा? कैनाइन। ये जो मांसाहारी जानवर होते हैं, जो मीट कंज्यूम, फ्लैश खाते हैं, है ना, कार्निवोरस जो होते हैं, उनमें कैनाइन ज्यादा डेवलप होता है। ठीक है, जो कैनाइन टीथ होते हैं, इंसाइजर टीथ के सामने के 4 दांत के ठीक बगल वाले जो दांत होते हैं, ठीक है, सामने के 4 दांत, उसके बगल वाले दांत, ऐसे ही नीचे के 4 दांत, उसके बगल में एक एक दांत, दोनों तरफ, वो कैनाइन टीथ होता है बेटा। ठीक है, कैनाइन को हिंदी में हम रदनक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रदनक। क्या कहते हैं हम? रदनक। ठीक है, और ये जो कैनाइन टीथ है ना, ये किसमें संख्या में कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये किस चीज में हेल्प करते हैं? चीरने में, है ना, कि कोई भी चीज है उसको चीरने में हेल्प करते हैं। तीसरा, तीसरा बेटा प्रीमोलर, है ना, ये वाला, ये कौन सा बेटा? प्रीमोलर, है ना। ऊपर रदनक के बगल में 2, यानी कैनाइन के बगल में 2 टीथ प्रीमोलर कहलाते हैं, और नीचे भी 2, टोटल मिला के कितने हो गए बेटा? 2, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, एक और 2, और 2 इधर, 2 2 2 2, 4, 2 मिला के टोटल कितने हो जाते बेटा? 8। इन्हें कहते हैं हम बेटा प्रीमोलर। क्या कहते हैं बेटा? प्रीमोलर, है ना, प्रीमोलर। ये संख्या में कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 8 होते हैं। पूरी तरीके से चबाने में काम आते हैं। किस में काम आते हैं बेटा? चबाने में काम आते हैं। ठीक है, ये किस में काम आते हैं बेटा? चबाने में। और चौथा है बेटा, चौथा कौन सा है? मोलर। चौथा कौन सा है बेटा? मोलर। ये लास्ट के रेड कलर से जो हमने बनाया है दांत, ये दांत जो है ये मोलर टीथ कहलाते हैं। मोलर, है ना,
मोलर, इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? 12। इनकी संख्या कितनी होती है? 12। इनका काम भी क्या बेटा? वो चबाना काम है। इसमें से, इस 12 में से ये जो लास्ट वाला टीथ है, ये वाला टीथ है आपका, ये वाला, ये जो सबसे पीछे जबड़े में सबसे पीछे का जो दांत होता है, हम उसको उस टीथ को कहते हैं बेटा बुद्धि के दांत, विजडम टीथ। क्या कहते हैं बेटा? बुद्धि के दांत। कहाँ के दांत? बुद्धि के दांत। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दांत जो होते हैं हमारी उम्र के 18 से 24 साल के बीच में आते हैं। किस साल के बीच में? किस उम्र में आते हैं बेटा? 18 से 24 साल की उम्र में ये दांत आते हैं। तब तक आपके बुद्धि का, आपकी इंटेलिजेंसी का पूरा विकास हो चुका होता है। जो वर्टिकल ग्रोथ होती है हमारी बुद्धि की, वो पूरी तरीके से बुद्धि का डेवलपमेंट हो चुका होता है। ठीक है? तो 18 से 24 की एज में जब आपकी बुद्धि पूर्णतः विकसित हो जाती है, तब विजडम टीथ आते हैं, है ना? ये छोटे बच्चों में नहीं आते, क्योंकि उनकी बुद्धि अभी ग्रो पूरी तरीके से डेवलप नहीं रहती, हालांकि उनकी एज भी नहीं है। ऐसा नॉर्मली कहा जाता है, जब आप बुद्धिशाली होने लगते हो तभी ये विजडम टीथ आते हैं, बड़े होने के बाद। ठीक है बेटा? बाकी ये जितने भी टीथ हैं ये आपके बचपन से ही आते हैं। अच्छा, आप ये भी जानते होंगे कि पैदा होने के बाद हमारे दांत 2 बार, एक बार मिल्क टीथ आते हैं जिसे दुधिया दांत कहते हैं, और वो टूट जाते हैं, फिर स्थायी दांत परमानेंट टीथ आते हैं। हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पे हालांकि ध्यान दीजिए, इंसाइजर संख्या में 8, ठीक है, कैनाइन संख्या में 4, कैनाइन संख्या में 4, प्रीमोलर संख्या में 8, प्रीमोलर संख्या में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और मोलर संख्या में 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन बच्चों ये वाला जो है, ये ऐसी संख्याएं सिर्फ और सिर्फ अडल्ट पर्सन में, जिसमें सभी दांतों का विकास ठीक से हो गया हो, है ना? जो 18 से 24 साल के बीच का या उससे ज्यादा हो, उसमें इस तरीके से दांतों की संरचना देखने मिलती है। ठीक है? लेकिन जो व्यक्ति अवयस्क है, 18 साल से कम है, 6 साल का हो चुका है, 6 साल से ऊपर है, उसमें ये जो विजडम टीथ है, ये विजडम टीथ बेटा नहीं होती। ये विजडम टीथ नहीं होती। ये विजडम टीथ नहीं होती। तो ये विजडम टीथ नहीं होगी तो 4 दांत तो कम हो गए, तो 32 दांत हो रहे थे। 8 + 4 12, 12 4 12 8 सॉरी 12 8 4 12, 12 8 20 और 20 12 32। टोटल कितने दांत हो रहे थे बेटा? 32। लेकिन जब अवयस्क व्यक्ति की बात करेंगे तो वयस्क व्यक्ति में है बेटा, ये किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम? वयस्क। लेकिन जब हम अवयस्क व्यक्ति की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा? -4 करेंगे। 32 में से -4 करेंगे तो कितने आएंगे? 28, है ना? तो जो अवयस्क व्यक्ति है उसके कितने दांत होंगे बेटा? 28 दांत होंगे। कितने दांत होंगे बेटा? 28 दांत होंगे। ठीक है, समझेगा बच्चा? चलो, ये हुआ दांतों के बारे में एक ब्रीफ में शुरुआत। पहले तो आप दांतों के प्रकार से, उनकी कार्य से और उनकी उपस्थिति से, कहाँ उनकी पोजीशन है, इससे आप परिचित हो चुके हैं। ठीक है बेटा? अब आगे बात करते हैं, दांत जो होते हैं कब आते हैं, कैसे आते हैं, इनकी आने की प्रक्रिया क्या है, हम इस पे बात करेंगे। उसके बाद डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको इरेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ओके, ना देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो दांत होते हैं, दांत की ओरिजिन कैसे होती है, कैसे हमारे जबड़ों में दांत आते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब बच्चे पैदा होते हैं ना,
तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी जो जबड़े की यहाँ एक श्लेष्मिक झिल्ली होती है। जो जबड़ा होता है, जबड़े में एक म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है। कौन सी मेम्ब्रेन होती है बेटा? म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, श्लेष्मिक झिल्ली होती है। क्या होती है बच्चों? श्लेष्मिक झिल्ली। इस झिल्ली के जो लेटरल साइड होते हैं, इस झिल्ली का जो पार्श्वीय भाग होता है, लेटरल साइड, इस झिल्ली का लेटरल साइड है ना, वहां पे क्या होता है बेटा? ऑसिफिकेशन होता है। कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑसिफिकेशन। कौन सी प्रक्रिया होती है बेटा? ऑसिफिकेशन। कौन सी प्रक्रिया? ऑसिफिकेशन। ठीक है, इसको अभी हम ऐसा समझते हैं, एक मिनट। ऑसिफिकेशन, देखो बच्चों, जो अपने जबड़ा है, जबड़ा में जब दांत नहीं रहता, बच्चा पैदा होता है एकदम शुरुआत में, तो सबसे पहले हमारा जो जबड़ा है, जबड़े के चारों तरफ जो झिल्ली रहती है, जबड़े की चारों तरफ की जो झिल्ली रहती है, उस झिल्ली को हम कहेंगे ये म्यूकोसल मेम्ब्रेन, श्लेष्मिक झिल्ली। क्योंकि इस श्लेष्मिक झिल्ली में जो किनारे साइड की झिल्ली होगी, उस पे क्या होगा बेटा? ऑसिफिकेशन होगा। झिल्ली का क्या होगा बेटा? ऑसिफिकेशन होगा। जब झिल्ली का ऑसिफिकेशन हुआ यानी कि दंतीकरण हुआ, झिल्ली से दांत का निर्माण होगा, है ना। तो जब ऑसिफिकेशन होगा तब टीथ की ऑरिजिन शुरू होगी। तब क्या होगी बेटा? टीथ की ऑरिजिन शुरू हो जाएगी। ठीक है बेटा, दांतों की उत्पत्ति शुरू हो जाएगी, दंत उत्पत्ति। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। ठीक है, और बच्चे की पैदाइशी के जिस दिन जन्म हुआ उसके लगभग 2 से 2.5 साल तक, 2 से 2.5 वर्ष तक, है ना, 2 से 2.5 वर्ष तक बच्चे के लगभग 20 दांत आ जाते हैं। कितने दांत आ जाते हैं बच्चों? 20 दांत आ जाते हैं, है ना। 20 दांतों की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन ये सभी दांत कैसे होते हैं बच्चों? मिल्क टीथ कहलाते हैं। सभी दांत क्या कहलाते हैं बेटा? मिल्क टीथ कहलाते हैं। मिल्क टीथ यानी कि दूधिया के दांत, है ना, जिसे हम कहते हैं जो टूटने लगते हैं जल्दी, दूधिया के दांत। ठीक है, देखो बच्चों, अब ये जो मिल्क टीथ है ना, जब एक बार ऑरिजिन हुआ 2 से 2.5 वर्ष के बीच में तक में, जन्म से 2.5 वर्ष तक में मिल्क टीथ, सभी के सभी मिल्क टीथ आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद करीब 6 वर्ष तक ये कंटिन्यू ऐसे विकसित होते रहते हैं, है ना। और 6 वर्ष के आने तक, 6 वर्ष के आने तक बच्चों में 28 दांत हो जाते हैं। 28 दांत हो जाते हैं। 2.5 वर्ष तक 20 दांत, 2.5 वर्ष तक 20 दांत, 6 वर्ष आने तक 28 दांत। ठीक है, 28 दांत हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बच्चों, 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा तो उसके बाद ये दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, अपने आप दांत टूट कर गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये जो दांत है 28 के बाद, वर्ष के बाद टूटेंगे, और टूटने के बाद उस दांत की जगह एक नया दांत आएगा जो जिंदगी भर नहीं टूटेगा। यदि टूट गया तो उसके बाद कोई नया दांत नहीं आता। ठीक है, तो बेटा एक मिल्क टीथ है, और जब मिल्क टीथ रिप्लेस्ड होगा तो कौन सा टीथ आएगा? परमानेंट टीथ। ठीक है, तो इसमें एक चीज याद रखना बेटा, इसमें एक चीज याद रखना, ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन क्या बच्चा? दांतों की उत्पत्ति की प्रक्रिया। किसका ऑसिफिकेशन होता है? म्यूकोसल मेम्ब्रेन का, म्यूकस मेम्ब्रेन का। ठीक है, लेटरल साइड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, उसका क्या होगा? ऑसिफिकेशन होगा। ऑसिफिकेशन से क्या बनेगा बेटा? दांत बनेगा। ठीक है बेटा, समझ गए। तो हमारे जो जबड़े हैं, जबड़ों में जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन यानी श्लेष्मिक झिल्ली है, जो श्लेष्मिक झिल्ली है, श्लेष्मिक झिल्ली जो है, श्लेष्मिक झिल्ली का ऑसिफिकेशन होगा। क्या होगा बेटा? ऑसिफिकेशन होगा। ऑसिफिकेशन के कारण दांतों की उत्पत्ति हो गई। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना बेटा, ऑसिफिकेशन। समझ गए? ऑसिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। ऑसिफिकेशन के बाद में, जब ऑसिफिकेशन हो गया तो 2 से 2.5 वर्ष तक में, 2 से 2.5 वर्ष तक में बच्चों के 20 दांत आ जाएंगे। ठीक है, और
उसके बाद ये दांत रहे आएंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। और लगभग लगभग 6 वर्ष के बाद 6 वर्ष तक में 28 दांत आ जाएंगे। अभी 2.5 वर्ष तक कितने थे बेटा? 20 थे। 6 वर्ष तक में 28 दांत आ जाएंगे। लेट भी हो सकता है, 6 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ये इक्वरेट नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, लगभग लगभग यही होता है एस्टिमेट वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, देखना 6 वर्ष के बाद 6 से 15 साल तक, लगभग लगभग 15 से 16 साल तक ये जो मिल्क टीथ होते हैं, ये कौन से टीथ है बेटा? मिल्क टीथ। मिल्क टीथ यानी दूध के दांत, है ना। ये क्या होते हैं बेटा? टेम्पररी टीथ है। ये क्या है बेटा? टेम्पररी, अस्थायी दांत है। ये कैसे दांत है बेटा? अस्थायी दांत है, अस्थायी दांत है, टेम्पररी टीथ है। ठीक है, ये जो टेम्पररी टीथ हैं, ये मिल्क टीथ 6 से 14 के बीच में गिरने लगते हैं, फॉलन होते हैं। ठीक है, फॉलन ऑफ मिल्क टीथ। ठीक है बेटा, फॉलन ऑफ मिल्क टीथ, एंटी यानी मिल्क टीथ, समझिएगा, है ना। तो जो अस्थायी दांत, मिल्क के, दूध के जो दांत हैं, है ना, ये 6 से 14 वर्ष के 15 वर्ष तक में या 16 वर्ष तक में क्या होते हैं बेटा? गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में 16 वर्ष के बाद में या 15 से 16 वर्ष के बाद में इसकी जगह नया दांत आता है। उस दांत को हम कहते हैं बेटा परमानेंट टीथ। क्या कहते हैं बेटा? परमानेंट टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परमानेंट टीथ। तो आपने जाना कि मनुष्य के जीवन में संपूर्ण जीवन में दांत कितने बार उत्पत्ति हुई? दांतों की 2 बार। इसलिए दांतों के जो नेचर है ना, दांतों का लक्षण जो है वो कैसा है बेटा? डाइफायोडोंट। कैसा है बेटा? डाइफायोडोंट। क्या कहते हैं बेटा? डाइफायोडोंट कहते हैं, है ना। यानी द्विबार दंती। द्विबार दंती यानी पूरे जीवन में कितनी बार आना? 2 बार आना, द्विबार दंती। क्या कहते हैं बेटा? द्विबार दंती। ठीक है, द्विबार दंती। ठीक है, तो दांतों का लक्षण कैसा है? अपने दांतों का लक्षण कैसे बेटा? द्विबार दंती। जो मैमल्स होते हैं या इंसान जो कहें, उनमें दांतों का लक्षण कैसे बेटा? द्विबार दंती, 2 बार दांतों का आना। ठीक है, दांत कितनी बार आएंगे? 2 बार आएंगे। कितनी बार आएंगे बेटा? 2 बार, यानी द्विबार दंती। पहली बार मिल्क टीथ, कब से कब तक रहेंगे बेटा? 6 से 15-16 तक, 15-16 साल तक रहेंगे। उसके बाद 15 के बाद या 16 के बाद कौन सा टीथ आ जाएगा बेटा? परमानेंट टीथ। बात समझ गए? इतनी बात क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं, है ना। परमानेंट टीथ, कौन सा टीथ बेटा? परमानेंट टीथ। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब एक कहते हैं थिकोडोंट। क्या कहते हैं बेटा? थिकोडोंट, है ना। एक और चीज हेटेरोडोंट, एक और टर्म है हेटेरोडोंट। एक थिकोडोंट, एक हेटेरोडोंट, दोनों को समझते हैं। ठीक है, थिकोडोंट और हेटेरोडोंट। ठीक है बेटा, एक टर्म बेटा थिकोडोंट, है ना। इसे कहते हैं हिंदी में गर्त दंती। क्या कहते हैं बेटा? गर्त दंती। और दूसरा है बेटा हेटेरोडोंट। इसको हिंदी में कहते हैं विषम दंती। इसका अर्थ क्या है? देखिए, थिकोडोंट यानी गड़े रहना, किसी चीज में गड़ जाना, है ना। उसकी जो दांत की जो रूट है, जड़ है, वो जबड़े में धसी है। जो हमारे जॉज है, जबड़ा है, उस जबड़े में दांत की रूट धसी है। कुछ इस तरीके से मान लेते हैं ये जबड़ा है, ये बेटा बोन है ना। ये क्या है?
जबड़ा है, ये क्या है, जबड़ा है ना, जबड़ा। जबड़ा को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, जॉज कहते हैं, ठीक है, JAWS, ठीक है, जॉ। तो इसमें जो दांत होंगे, इसमें जो दांत होंगे वो क्या होंगे बेटा, धसे हुए होंगे। कैसे होंगे, धसे हुए, कुछ इस तरीके से, ठीक। ये दांत कैसे होंगे बेटा, इसमें धसे हुए होंगे, ठीक है। तो जो दांत का ऊपरी हिस्सा दिख रहा है वो तो आपको इतना दिख रहा है, लेकिन नीचे का जो हिस्सा रूट है किसमें धसा हुआ है बेटा, जबड़े में, यानी गर्त में है। कहाँ है बेटा, गर्त में है। कहाँ है, गर्त में है। इसलिए इसे गर्त दंती, इंग्लिश में इसको थिको कहते हैं, यानी थिकोडोंट। क्या कहते हैं बेटा, थिकोडोंट, ठीक है। अब देखो हेटेरोडोंट, तो आपको हमने पहले ही बताया दांत के प्रकार, अलग अलग प्रकार के, एक प्रकार इंसाइजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। 4 प्रकार हो गए बेटा। पहला कौन सा है, इंसाइजर, पहला कौन सा बेटा, इंसाइजर, है ना। दूसरा कौन सा है, कैनाइन, दूसरा कौन सा बेटा, कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर, ठीक है। ये 4 प्रकार हो गए। तो 4 प्रकार यानी कि कई प्रकार के हैं, जिसे हम कहते हैं विषम, यानी कई प्रकार। एक ही जैसे सभी दांत नहीं है, सभी दांतों का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं है। यदि एक जैसा सभी दांत होते, सभी दांतों की संरचना यदि एक जैसी होती, तो समदांत यानी होमोडोंट हो जाता। कैसा हो जाता बेटा, होमोडोंट। लेकिन सभी दांतों की संरचना अलग अलग होती है ना। यदि हम इंसाइजर की बात करें, यदि हम इंसाइजर की बात करें तो इंसाइजर कैसे होते हैं बेटा, इंसाइजर का दांत कैसा होता है, इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, इंसाइजर। कैनाइन की बात करें तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है, कैनाइन, ठीक है। इसमें यहाँ पे अंदर पल्प होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, पल्प होता है, ठीक है। अंदर क्या होता है बेटा, पल्प। यहाँ पे जो भी वेसल्स होंगे वो, है ना, अंदर होता है बेटा पल्प, ठीक है। इसके अंदर भी ये पल्प है ना। और जब प्रीमोलर या मोलर की बात करें, प्रीमोलर या मोलर की बात करें तो इनकी संरचना कैसी होती है बेटा, इस तरीके से, या फिर इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है। ये नहीं, यही बस, ठीक है, ये नहीं बेटा, ये गलत है। प्रीमोलर या मोलर कुछ इस तरीके से संरचना हो सकती है बेटा, ठीक है। तो देख सकते हैं संरचनाओं में काफी विविधता है, कई प्रकार। एक ये प्रीमोलर या मोलर, प्रीमोलर या मोलर, प्रीमोलर या मोलर, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रंट टीथ यानी कि इंसाइजर, इंसाइजर, ठीक है बेटा। और ये हो गया आपका कैनाइन, ठीक है बेटा। तो आप देख रहे हो दांतों में भी क्या विविधता है, अलग अलग संरचना है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं बेटा, इसको हम कह रहे हैं हेटेरोडोंट, विषम दंती। सभी दांत एक जैसे नहीं है, संरचना में अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए विषम दांत, है ना, विषम दंती। तो आपने दांतों से रिलेटेड 3 टर्म सीखे बेटा, एक थिकोडोंट, एक हेटेरोडोंट और एक डाइफायोडोंट। याद करिए, डाइफायोडोंट क्या बताए थे, डाइफायोडोंट क्या बताए थे बेटा, डाइफायोडोंट क्या बताए थे बेटा, डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट मतलब 2 बार दांतों का आना, द्विबार दंती। क्या है बेटा, द्विबार दंती, ठीक है, ठीक बेटा। आगे बढ़े, देखो दांतों की संरचना हो गई, दांतों की ऑरिजिन होना यानी कि ऑसिफिकेशन, दांतों का उत्पत्ति, दांतों की उत्पत्ति क्या कहलाता है बेटा, ऑसिफिकेशन। क्या कहलाता है, ऑसिफिकेशन, है ना। जो जॉज है, जॉज की जो श्लेष्मिक झिल्ली है,
जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है उसका ऑसिफिकेशन होता है। ऑसिफिकेशन के बाद में दांतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है बेटा, 2 से 2.5 साल तक में 2 से 2.5 साल तक में 20 दांत आ चुके होते हैं बच्चों की उम्र में। ठीक है, बच्चों में। और उसके बाद 6 साल तक में 28 दांत आ जाते हैं और ये दांत 6 साल के बाद टूटना शुरू हो जाते हैं। इन दांतों को मिल्क टीथ कहते हैं। ये लगभग 15 से 16 साल तक में और ज्यादा हो सकते हैं टूटते हैं और उसके बाद टूटकर नया परमानेंट टीथ आते हैं। 2 बार दांत आते हैं इसलिए हम डाइपायोडोंट यानी द्विबार दंती कहते हैं। और ये जबड़ों में धसे रहते हैं इसलिए थिकोडोंट यानी गर्तदंती। और कई प्रकार के होते हैं, संरचना में अलग अलग होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं बेटा, विषमदंती यानी हेटेरोडोंट। इतनी बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला यानी दंत सूत्र का। ठीक है बेटा, इसको इरेज करना होगा। ना आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हमने आपको एक विजडम टीथ बनाकर दिखा था जिसे हमने इरेज कर चुका है। एक विजडम टीथ, ठीक, बुद्धि के दांत, ये कब आते हैं, जब 18 से 24 साल के बीच में। ठीक है बेटा, 18 से 24 साल के बीच में विजडम टीथ आ जाते हैं। देखते हैं डेंटल फॉर्मूला क्या होता है बेटा। डेंटल फॉर्मूला अवयस्क यानी बच्चों के लिए, वयस्क यानी जो 18 से ऊपर हो चुके हैं उनके लिए अलग अलग तरीके से बनाते हैं। ठीक है बेटा, विजडम टीथ डेंटल फॉर्मूला में काउंट कर जो वयस्क, देख रहे हैं बच्चों, देखिए अवयस्क के लिए डेंटल दंत सूत्र कैसा होता है बेटा। देखिए डेंटल सूत्र में एक अपर जॉ एक लोअर जॉ, यू फॉर अपर एल फॉर लोअर, है ना। जॉ यानी जबड़ा, तो ऊपर का जबड़ा है ना, इंटू 2 करते बेटा। ठीक है, समझना। आधे साइड का जो दांत होता है, दांत में आधे साइड का हिस्सा, पूरा नहीं, आधे साइड, आधा इधर आधा इधर, है ना। यानी कि ऐसा यदि काटे तो जबड़ा जो है, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, एक साइड का, या तो इधर का या तो इधर का, एक साइड के हम दांतों की काउंटिंग लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा, इंसाइजर। सबसे पहले क्या लिखते हैं, इंसाइजर। उसके बाद क्या लिखते हैं बेटा, कैनाइन, सी। उसके बाद क्या लिखते हैं बेटा, प्रीमोलर। और उसके बाद क्या लिखते हैं बेटा, मोलर। ठीक है, पी फॉर प्रीमोलर, एम फॉर मोलर, सी फॉर कैनाइन, आई फॉर इंसाइजर। इंसाइजर यानी कृतांक, सी फॉर कैनाइन, कैनाइन यानी रदनक, पी फॉर प्रीमोलर, प्रीमोलर हिंदी में प्रीमोलर ही कहेंगे, और मोलर एम फॉर मोलर। ठीक है बेटा, आगे देखिए। इससे के वर्ड में इधर इक्वल लगाते हैं और जो भी संख्या में होता है, ये एक संरचना होती है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी फॉर्मूला को लिखने के लिए। यदि हम अवयस्क मानव के बच्चे की बात करें तो इसी में U/L इजिकल टू 2 इंटू इंसाइजर की संख्या एक साइड में बेटा अपर जॉ में कितनी होगी, ये ऊपर के जॉ के लिए और ये नीचे के जॉ के लिए, ये सभी नीचे के जॉ के लिए हैं, ये सभी ऊपर अपर जॉ के लिए हैं। ठीक है, तो अपर जॉ में एक साइड में कितने इंसाइजर हैं, 1 2, कितने हैं बेटा, 2। ठीक है, कैनाइन कितने हैं, 1 1। प्रीमोलर कितने हैं, 2 2। यदि हम अवयस्क के लिए कह रहे हैं तो इस विजडम टीथ को काउंट नहीं करेंगे। तो बताइए मोलर टीथ कितनी हो जाएंगे, सिर्फ 1 और 2, इसको काउंट ही नहीं करना है, इसको कट कर दीजिए, इसको काउंट नहीं करना है विजडम टीथ को। तो 1 और 2, तो कितने दांत आएंगे बेटा, 2। नीचे भी उतनी संख्या में। ठीक है, और टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, टोटल कितने हो जाएंगे, 2 + 1 + 2, इधर प्लस भी लगा सकते हैं, चाहे तो हम इनके बीच में कॉमन लगा के प्लस लगाएंगे। ठीक है बेटा, और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। हाँ चलो, 2 + 1 3,
+2 5 +2 7। नीचे भी वही करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 7/7। ठीक है बेटा। अच्छा अब 7 × 2 14 अपॉन में नीचे 14 14 + 14 टोटल 28। ठीक है बेटा। अब इसका मतलब ये आपको 7 से 7 काट देना है, ऐसा नहीं है बेटा। ये हम अपर और लोअर टीथ का अलग अलग लिखे थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 7 से 7 मैथमेटिक्स कैलकुलेशन मत डालना है यहाँ पे। ठीक है, ये एक तरीके से लिखने का तरीका होता है। टोटल कितने टीथ हो जाएंगे यहाँ पे, हम सीधे लिखेंगे 28। बात समझे बेटा। अब यदि हम वयस्क का दंत सूत्र बनाए, किसके लिए, वयस्क मानव के लिए, वयस्क मानव के लिए दंत सूत्र। तो बेसिक ढांचा तो यही रहेगा, बस इसमें क्या होगा बेटा, मोलर की संख्या 2 की जगह 3 आ जाएगी। 2 की जगह कितनी आ जाएगी बेटा 3। तो 2 × इंसाइजर 2 ही रहेंगे प्लस कैनाइन 1। याद रखना हमें आधे जबड़े का किसी भी एक हिस्सा का लिखना होगा, या तो इधर का या तो इधर का। ठीक है, पूरा जबड़ा नहीं लेंगे हम, पूरा जबड़ा नहीं लेंगे कि हम सभी दांतों को काउंट करें। आधा, आधे का एक साइड, तो आधा तो यहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो हम इधर का ले रहे हैं, या इधर का भी, दोनों तरफ दांतों का संख्या बराबर ही रहेगा, किसी तरफ कम ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो एक कैनाइन, ठीक है, प्लस 2 प्रीमोलर, प्लस यदि हम अडल्ट के लिए कर रहे हैं यानी वयस्क के लिए, तो इसमें 3 मोलर, 3 कर देंगे। नीचे भी वही संरचना रहेगा बेटा, और टोटल कितने दांत हो जाएंगे 32। ये हो गया दंत सूत्र। इजी था, कोई कठिन बात नहीं थी इसमें। ठीक है बेटा, ये दंत सूत्र हो गए। याद रखना टोटल प्रीमोलर की संख्या कितनी है, टोटल प्रीमोलर 12 वयस्क में। यदि बच्चे की बात करें तो 8, सॉरी प्रीमोलर कह रहा हूँ, प्रीमोलर बच्चा देखो, यदि बच्चे हो चाहे अडल्ट हो, सभी में प्रीमोलर की संख्या 8 होगी, लेकिन मोलर की संख्या वयस्क में 12, लेकिन बच्चों में 8 होगी। ठीक है, कैनाइन सभी में 4 होगा। कैनाइन का काम चीरने के लिए है। कार्निवोरस जानवरों में कैनाइन का साइज जो लेंथ होती है वो बड़ी हो जाती है, कैनाइन बड़ा हो जाता है। इंसाइजर जो है सामने 4 नीचे 4 ऊपर नीचे, जबड़ों में 4 दांत होते हैं, और सभी में टोटल मिला के 8 होते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे अडल्ट हो। ठीक है बेटा, ये हम सिर्फ और सिर्फ मानव के दंत सूत्र की बात कर रहे हैं, बाकी जानवरों की नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब बात करते हैं हम दांतों की संरचना पे, दांतों की संरचना पे। ठीक है बेटा, दांतों की संरचना बेटा बेसिक यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कितने लेयर मिलते हैं। सबसे पहले समझना आप, इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बनाया, और यहाँ पे बेटा ये रूट है, और इसके ऊपर डेंटाइन की लेयर रहेगी। किसकी लेयर रहती है बेटा, डेंटाइन की। देखना ये जो दांत है, सबसे अपर मोस्ट लेयर बेटा डेंटाइन है। सबसे अपर मोस्ट लेयर कौन सी है बेटा, डेंटाइन। कौन सी लेयर है बेटा, डेंटाइन। ठीक है, और इसके अंदर होता है बेटा पल्प। इसके अंदर क्या होता है बेटा, पल्प। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, पल्प। पल्प के अंदर खूब पतली पतली ब्लड कैपिलरी रहती है। क्या रहती है बेटा, ब्लड कैपिलरी। क्या रहती है बेटा, ब्लड कैपिलरी। ठीक है, जो कि हमारे जबड़े के अंदर रहती है। ये हिस्सा, ये डॉटेड लाइन के नीचे पूरा ये जबड़ा है। ये क्या है बेटा, पूरा जबड़ा है। ये क्या है बेटा, जबड़ा, मुंह का जबड़ा। ये पूरा बोन रहता है। इधर पे क्या रहता है बेटा, बोन है ना, हड्डियां हैं ये। ठीक है, ये क्या है बेटा, जबड़ा, जबड़े की हड्डी। ठीक है बेटा, जबड़े की हड्डी, अस्थि। और इसके अंदर ये 2 रूट हैं वो धसे हुए हैं, और इसमें देखेंगे रूट के नीचे से अंदर से क्या जा रही है बेटा, ब्लड कैपिलरी, रक्त केशिकाएं, ब्लड कैपिलरी। क्या जा रही है बेटा, ब्लड कैपिलरी, कैपिलरी। ठीक है बेटा, ब्लड कैपिलरी।
रक्त केशिकाएं, कोशिका नहीं, केशिका, केशिका, रक्त केशिकाएं, इसके अंदर ऑक्सीजन और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो दांतों को उपलब्ध कराए जाते हैं। अब अपर मोस्ट जो लेयर है बेटा, ये वाली लेयर, ये किसकी बनी है? डेंटाइन की। किसकी बनी है? डेंटाइन की। डेंटाइन में एक केमिकल कंपोजिशन होता है, एक अणु, जो डेंटाइन किसका बना होता है? डेंटाइन बना होता है बेटा कैल्शियम एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। किसका बना होता है बेटा? 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 कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है बेटा, किसका बना होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है बेटा, बात क्लियर? अब देखो बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट नेचर में कहते हैं बेसिक नेचर होता है। ये कैसा नेचर होता है बेटा? बेसिक नेचर। कैसा नेचर होता है बेटा? बेसिक, क्षार, क्षार होता है। ये कैसा होता है बेटा? क्षार की प्रकृति होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है बेटा? डेंटाइन की क्षारीय प्रकृति होती है। हमारे बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ क्या है बेटा? डेंटाइन है। सबसे हार्डेस्ट मटेरियल, हमारे बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल, सबसे कठोर पदार्थ क्या है बेटा? डेंटाइन है। क्या है बेटा? डेंटाइन है। ठीक है, और ये जो डेंटाइन है हमारे दांतों की रक्षा करती है। यदि डेंटाइन लेयर ना हो तो जब हम यदि कुछ भी खाएंगे तो हमारे दांतों में दर्द होता है। जब डेंटाइन लेयर पतली हो जाती है तो सारा सेंसेशन पल्प में, इस वाले पार्ट में होने लगता है। ठीक है बेटा, तो हमें नियमित रूप से ब्रश करना चाहिए और अपने डेंटाइन को सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, अब देखना एक और बात, डेंटाइन की प्रकृति कैसी बेटा? बेसिक नेचर है। डेंटाइन की प्रकृति कैसी है? बेसिक नेचर है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। डेंटाइन की प्रकृति कैसी है बेटा? बेसिक नेचर है। कौन सा नेचर है बेटा? क्षारीय प्रकृति है। कौन सी प्रकृति है? क्षारीय प्रकृति। ठीक है, यानी इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। ठीक है बेटा, और यदि मुंह का, हमारे माउथ में तो सलाइवा है, जो लार है ना, उस लार का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, हमारे सलाइवा का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, किसका? माउथ का। माउथ का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए, ये डेंटाइन को नुकसान पहुंचता है बेटा। ठीक है, डेंटाइन क्या होती है बेटा? खत्म होने लगती है। डेंटाइन को क्या होता है? डीमिनरलाइजेशन होने लगता है। डेंटाइन नष्ट होने लगती है। डेंटाइन क्या होती है बेटा? नष्ट होने लगती है। ठीक है, तो 5.5 से इसका माउथ का पीएच कम नहीं होना चाहिए। यदि माउथ का पीएच 5.5 से, यानी एसिड नेचर। कौन सा नेचर बेटा? अम्लीय प्रकृति। कौन सी प्रकृति? अम्लीय प्रकृति हो जाएगा, एसिडिक। और आप जानते हैं एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो क्या होगा बेटा? एसिड और बेस का रिएक्शन होगा कि जो डेंटाइन है, डेंटाइन नष्ट होने लगेगा, और जब डेंटाइन नष्ट होगा तो हमें दांतों में दर्द महसूस होगा। यदि हम कुछ खाएंगे तो हम पूरे पूरे बल से खाने को चबा नहीं पाएंगे, और यदि चबाने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो इधर पल्प है, इस पल्प में हमें क्या होगा? दर्द होगा। ठीक है, और ठंडा गर्म जैसी चीजें की समस्या आएंगी। यदि हम बहुत चीज ठंडी खा रहे हैं तो वो भी नहीं खा सकेंगे, यदि गर्म है, थोड़ी भी गर्म है, तो हमें सेंसेशन बहुत तेज हो जाता है। ठीक है, तो डेंटाइन हमारे दांतों की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है, साथ ही खाने को चबाने में मदद करता है। तो हमें याद रखना है, कभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें खट्टी नहीं खानी है। यदि खानी है तो समय पर अपने माउथ को वॉश कर लेना है, धुल लेना है, ताकि हमारे माउथ का पीएच वैल्यू एसिडिक ना हो। एसिडिक हो गया तो क्या होगा बेटा? डेंटाइन नष्ट हो जाएगा। ठीक है, कितने से कम नहीं होना चाहिए बेटा पीएच वैल्यू? 5.5 से 5.5 से पीएच वैल्यू नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब टंग की स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद हम सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ आकारिकी पढ़ रहे हैं। आकारिकी मतलब माउथ में जितना कुछ है
जो जो चीजें हैं माउथ के अंदर, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हर जैसे टंग है, टीथ है, ठीक है, जबड़े हैं, जबड़ों दांतों की संरचना हो गई, और इसमें कुछ टॉन्सिल्स हैं, ग्लैंड हैं, है ना, जैसे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आकार की में, ठीक है। उसके बाद ये इनमें इनका फंक्शन क्या है, ये कैसे मुंह में खाने का डाइजेशन होता है, कैसे खाना पचित होता है मुंह में, उसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है बेटा। तो डेंटाइनमा मेन कंपोजिशन किसका होता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। मेन कंपोजिशन किसका होता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। किसका कंपोजिशन होता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये चीज याद रखना बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है बेटा। तो शुरू से कुछ टर्म याद रखिएगा आप लोग। एक ऑसिफिकेशन बताया था, ऑसिफिकेशन यानी दांतों की उत्पत्ति, ठीक है। दूसरा हेटेरोडोंट यानी कई प्रकार के दांत जिनकी संरचनाएं अलग अलग रहती है, ठीक है। और क्या बताया हमने बेटा, डाइफायोडोंट यानी 2 बार दांतों का आना, एक तो मिल्क टीथ फिर बाद में परमानेंट टीथ, ठीक है। फिर और क्या बताया बच्चों, आपको बताया थिकोडोंट, थिकोडोंट यानी जबड़े के अंदर दांतों का धंसा होना, ठीक है। दांतों के 4 प्रकार बताए, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। मोलर में जो सबसे बाहरी सबसे पीछे वाला जो दांत होता है उसे विजडम टीथ कहते हैं। हालांकि विजडम टीथ जो है बेटा इसका कोई उपयोग नहीं है ना, ये एक अवशेषी अंग है। पूछा जाए एक अवशेषी अंग कौन है, अवशेषी अंग जिसका हमारे शरीर में उपयोग ना हो वो अवशेषी अंग होता है। तो विजडम टीथ का हमें कोई उपयोग नहीं है। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों में विजडम टीथ में जो बुद्धि के दांत होते हैं उसमें तकलीफ होती है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, उसमें सड़न हो जाती है ना। तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि इस विजडम टीथ को, बुद्धि के दांत को निकाल दीजिए क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। तो बुद्धि के दांत एक प्रकार के अवशेषी अंग है, इसका हमें कोई भी उपयोग नहीं होता बेटा, ठीक है। और डेंटाइन किसका बना हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, अब हम टंग के स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा। जो टंग होता है ना, टंग खाने को अच्छे तरीके से खाने में सलाइवा मिलाने का काम करता है, ठीक है। साथ ही साथ स्वाद लेने के काम आता है, ठीक है। उसके बिना तो जीना बसर होगा नहीं हम सभी का, ठीक है। और साथ ही साथ बोलने में टंग के साउंड प्रोड्यूस करने में टंग काफी मेन रोल प्ले करता है। टंग के भी स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, इनके भी बारे में पढ़ेंगे। देखिए टंग के पीछे तरफ, यहाँ पीछे तरफ जहाँ टंग की ओरिजिन है उसके दोनों साइड, एक इधर और एक इधर, दोनों साइड क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, टॉन्सिल। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, टॉन्सिल। क्या प्रेजेंट होते हैं, टॉन्सिल। इस टॉन्सिल में, इस टॉन्सिल में बेटा, इस टॉन्सिल में, टॉन्सिल में कुछ लिम्फोसाइट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, लिम्फोसाइट। क्या होते हैं बेटा, लिम्फोसाइट सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। क्या कौन सी कोशिकाएं बेटा, लिम्फोसाइट कोशिकाएं। हिंदी में से श्वेत श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं या रक्ताणु, श्वेत रक्ताणु, ठीक है बेटा। लिम्फोसाइट सेल होती है, कहाँ होती है बेटा, टॉन्सिल्स में। टॉन्सिल्स ये जो है ना, टॉन्सिल्स, ये इन टॉन्सिल्स में क्या होता है बेटा, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। ये श्वेत रक्त कणिकाओं का काम क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया जो होते हैं, जितने भी हानिकारक जीवाणु, जितने भी हानिकारक फंजाई या कोई बीजाणु यदि हमारे खाने में आ गया है तो उन बैक्टीरिया, उन जीवाणुओं का, उन बीजाणुओं का, उन बीजाणु यानी स्पोर्स, उन कवकों को, एक कोशिकीय जितने भी सूक्ष्म जीव है जो हमारे लिए हानिकारक हैं उनका क्या करेगा बेटा, भक्षण करेगा, है ना। तो माइक्रोब्स जितने भी हैं, जितने भी माइक्रोब्स हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स, कौन से माइक्रोब्स बेटा, हार्मफुल माइक्रोब्स का क्या करेगा, ये भक्षण करेगा। क्या करेगा बेटा, भक्षण करेगा। भक्षण यानी फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। क्या करेगा बेटा, भक्षण करेगा, भक्षण, है ना। यानी कि यदि मान लीजिए जैसा अमीबा होता है वैसे ही उसे, वैसे ही संरचना श्वेत रक्ताणु की लिम्फोसाइट की होती है। मान लीजिए एक लिम्फोसाइट है,
ये लिम्फोसाइट है। कोई इसकी आकृति फिक्स नहीं होती, जैसे अमीबा की कोई फिक्स आकृति नहीं होती, निश्चित आकृति नहीं होती, वैसे ही इसका कोई निश्चित आकृति आकार नहीं होता है। मान लेते हैं कोई एक बैक्टीरिया, हम खाना खाए, कोई एक बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ, है ना, हमारे खाने के साथ मुंह में आ जाता है, तब मुंह में ये जो टॉन्सिल्स होते हैं, हमारे सलाइवा में ये जो टॉन्सिल्स होते हैं, क्या छोड़ देते हैं, क्या छोड़ देते हैं बेटा, श्वेत रक्ताणु लिम्फोसाइट छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे मुंह में, लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट क्या करेंगे बेटा, यदि हमारे खाने में बैक्टीरिया है, कोई यदि बैक्टीरिया हमारे खाने में आ जाता है ना, ये कोई बैक्टीरिया बनाया हमने, ठीक है बेटा, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, तो क्या करेगा ये लिम्फोसाइट, इस बैक्टीरिया को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश करेगा। जब पूरी तरीके से घेरेगा तो इसका अगला स्ट्रक्चर जो होगा किस तरीके से हो जाएगा बेटा, कुछ ऐसा। और ये जो बैक्टीरिया है इस यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ कैप्चर, ठीक है। और ये वाला हिस्सा, ये जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, धीरे धीरे करके आपस में पास में आएगा, जुड़ जाएगा ऐसा, और जुड़ के ये हिस्सा अलग हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गया बेटा, जुड़ गया, ठीक है। और ये बैक्टीरिया अंदर आ गया बेटा, एक वैक्यूल्स बन गया, एक खाली जगह बन गई इसके अंदर, ये पूरा का पूरा वैक्यूल, इसी वैक्यूल को हम कहते हैं बेटा फूड वैक्यूल। क्या कहेंगे बेटा, फूड वैक्यूल। किसका है ये फूड वैक्यूल, हमारे श्वेत रक्ताणुओं का, WBC इसका, किसका बेटा, WBC, श्वेत रक्त लिम्फोसाइट, WBC। लिम्फोसाइट क्या है बेटा, एक प्रकार का WBC है। क्या है बेटा, WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। जैसे RBC रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, जैसे WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। अब ये क्या करेगा, ये व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जो है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये बैक्टीरियाओं का या कई सारे स्पोर्स जो होते हैं, जो हानिकारक माइक्रोब्स हैं, उनको फैगोसाइटोसिस कर लिया। क्या किया, अपने अंदर ले लिया। इसी प्रक्रिया को हम बेटा फैगोसाइटोसिस यानी भक्षण कहते हैं, अपने अंदर ले लेना। देखिए ये बैक्टीरिया बाहर था, अब इस WBC के भीतर चला आया, अब इसको डाइजेस्ट करेगा और डाइजेस्ट करके इसको नष्ट कर देगा, ठीक है बेटा। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, फैगोसाइटोसिस। ये टॉन्सिल्स के अंदर होते हैं, किसके अंदर होते हैं, लिम्फोसाइट टॉन्सिल्स के अंदर होते हैं, ठीक है बेटा, टॉन्सिल्स का ये काम है। अब आगे बढ़े, टंग की स्ट्रक्चर में कुछ पैपिली होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पैपिली होते हैं। क्या होते हैं, पैपिली, है ना। बात करते हैं पैपिली के ऊपर। देखिए होता क्या है बेटा, सबसे पहले टंग में एकदम बैक साइड पीछे तक यदि आप उंगली, साफ उंगली से माउथ के अंदर डालें और टंग के बीचों बीच में टच करने की कोशिश करें, तो ये जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं बेटा फोरामेन, फोरामेन सीकम, फोरामेन सीकम। क्या कहते हैं बेटा, इस पॉइंट को हम कहते हैं फोरामेन सीकम। क्या कहते हैं बेटा, फोरामेन सीकम। क्या कहते हैं बेटा, फोरामेन सीकम, ठीक है। एक प्रकार से जो आप जीभ उठा सकते हो, जो मतलब ज्वाइंटेड है, हमारे जो मुंह है ना, जो ज्वाइंट है जहाँ जीभ से, ये फोरामेन सीकम से ही है, ठीक है। अब इससे फोरामेन सीकम से जीभ के दो पार्टीशन होते हैं, एक इधर वाला, एक इधर वाला, और जो बीच का ये जो लाइनिंग है, इधर से दो पार्टीशन। अब याद रखना, जो स्ट्रक्चर इधर बताएंगे सिमिलर स्ट्रक्चर इधर भी होगा, ठीक है। और जीभ के पीछे तरफ इस फोरामेन सीकम से लेटरल साइड की ओर भी ऐसी छोटी छोटी धारा धारा ऐसी कुछ पैपिलीज होती है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से ऐसे दिखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, सल्कस, सल्कस क्या कहते हैं, टर्मिनेलिस। क्या कहते हैं बेटा, सल्कस टर्मिनेलिस। इसको क्या होता है बेटा, सल्कस टर्मिनेलिस, ठीक है। यहीं पे कुछ पैपिलीज होती है, जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम है वेलेट, जिसका नाम क्या है, वेलेट पैपिली। कौन, क्या नाम है बेटा,
वैलेट पैपली। क्या नाम है बेटा? वैलेट पैपली, पैपली है ना। ये जो वैलेट पैपली है ना, ये पैपली खट्टा, खट्टा सॉरी खट्टा नहीं, बिटर, बिटर यानी कि कड़वा, बिटर यानी कि कड़वा, साथ ही साथ स्पाइसी, स्पाइसी यानी कि तीखा, स्पाइसी यानी कि तीखा है ना, स्पाइसी यानी कि तीखा, ठीक है। इसके लिए सेंसिटिव होता है, स्पाइसी तीखेपन का और कड़वा यानी बिटर का टेस्ट कहाँ पे आता है? यहाँ पे। किस पैपली पे? वैलेट पैपली। याद रखना बेटा, बिटर और स्पाइसी, बिटर और स्पाइसी टेस्ट कहाँ पे आता है? बिटर और स्पाइसी टेस्ट वैलेट पैपली पे। किस पे आता है बेटा? वैलेट पैपली पे। किस पैपली पे? वैलेट पैपली। कहाँ प्रेजेंट होती है? इस पूरे जोन पे, इस जोन पे, ठीक है बेटा, वैलेट पैपली। अब जीभ के किनारे किनारे, जीभ के किनारे किनारे, ऐसे जीभ ओपन करें तो जीभ के किनारे किनारे, ठीक है बेटा, जीभ के किनारे किनारे कुछ पैपलीज होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? फोलिएट पैपली। क्या कहते हैं बेटा? फोलिएट पैपली। क्या कहते हैं? फोलिएट पैपली। ये जो फोलिएट पैपली बेटा, फोलिएट पैपली खट्टेपन के लिए, खट्टे और नमकीन के लिए, खट्टे और नमकीन के लिए, इसके लिए बेटा खट्टे के लिए है ना, खट्टा यानी कि सॉर है ना, खट्टेपन के लिए सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पे खट्टापन लगता है, फोलिएट पे कौन सा स्वाद आता है बेटा? खट्टा। और ये वाला जो हिस्सा है फिलीफॉर्म पैपली, कौन सा बेटा? फिलीफॉर्म पैपली। कौन सा बेटा? फिलीफॉर्म पैपली। ये होता है बेटा फिलीफॉर्म पैपली, ये नमकीन के लिए, सॉल्टी, ये कौन सा बेटा? सॉल्टी, साथ ही साथ सॉर के लिए, खट्टेपन के लिए, ठीक है बेटा, खट्टेपन के लिए। आगे बढ़े, और ये एकदम टॉप का, जीभ का एकदम टिप, एपेक्स, टंग का एकदम टिप पार्ट जो होता है, यहाँ पे बेटा फंगी फॉर्म। कैसा बेटा? फंगी फॉर्म। कौन सा बेटा? फंगी फॉर्म पैपली होता है। कौन सा फॉर्म? फंगी फॉर्म पैपली होता है। कौन सा पैपली? फंगी फॉर्म पैपली। ये पैपली बेटा स्वीटनेस के लिए, किस लिए बेटा? स्वीटनेस के लिए, जो मीठा टेस्ट होता है, जो स्वाद में मीठा लगता है, उसके लिए सेंसिटिव होता है। तो जीभ का एपेक्स पार्ट मीठा, कौन सा पैपली रहेगा बेटा? फंगी फॉर्म पैपली। कौन सा पैपली? फंगी फॉर्म पैपली। जीभ के अपेक्स पे कौन सा पैपली? फंगी फॉर्म पैपली। लेटरल साइड में, लेटरल साइड में फोलिएट पैपली। कौन सा पैपली बेटा? फोलिएट पैपली। कौन सा पैपली? फोलिएट पैपली। टंग के सेंटर पॉइंट में, इस वाले जोन में फिलीफॉर्म पैपली। कौन सा बेटा? फिलीफॉर्म पैपली, फिलीफॉर्म पैपली। इसमें कौन सा टेस्ट आएगा बेटा? सॉल्टी। इसमें कौन सा टेस्ट आएगा बेटा? सॉल्टी। कौन सा टेस्ट आएगा मेन? सॉल्टी। फिलीफॉर्म फोलिएट पैपली में बेटा, फोलिएट पैपली किनारे, टंग के लेटरल साइड में, टंग के लेटरल साइड में, ठीक बेटा, टंग के लेटरल साइड में खट्टा, टंग के लेटरल साइड में खट्टा यानी सॉर। और ये वाला जो हिस्सा है सल्कस टर्मिनेलिस, यहाँ पे बेटा वैलेट पैपली। कौन सा पैपली? वैलेट पैपली। ये चार नाम याद रखना बेटा। तो इधर पे तीखा और कड़वा, बिटर, कितने टेस्ट आते बेटा, है ना। इस तरीके से हम क्या करते हैं, याद रखेंगे। एक प्रकार, एक सभी पैपली का नाम इधर फटाफट से हम लिख देते हैं। सबसे पहले वैलेट, वैलेट। दूसरा कौन सा बेटा? फोलिएट, फोलिएट। और कौन सा है? फिलीफॉर्म। और कौन सा बेटा? फंगी फॉर्म। फंगी फॉर्म कहाँ पे है बेटा? एकदम टॉप पे है ना। फंगी फॉर्म स्वीटनेस के लिए, यहीं पे मैं आगे लिख देता हूँ, स्वीटनेस के लिए। किसके लिए डिटरमाइन करेगा बेटा? स्वीट। किसके लिए बेटा? स्वीटनेस के लिए, ठीक है। फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म जो है बेटा, फिलीफॉर्म कहाँ है? फिलीफॉर्म कहाँ है बेटा? ये वाला, ये वाला फिलीफॉर्म कहाँ है बेटा? ये वाला। ये जो फिलीफॉर्म है ये सॉल्ट के लिए, किसके लिए बेटा? सॉल्ट के लिए। फोलिएट, फोलिएट किधर है बेटा? ये किनारे वाला, ये किनारे वाला, ये खट्टेपन के लिए, खट्टा यानी कि सॉर। और वॉलेट ये वाला, ये है बेटा बिटर यानी कड़वा, और स्पाइसी, स्पाइसी। समझ गए बेटा?
तो इस तरीके से ये कुछ पैपिलीज होते हैं, ठीक है। ये पैपिलीज एक प्रकार के बेटा टेंटिकल्स होते हैं, छोटे छोटे, जो सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? सेंसिटिव होते हैं टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए, ठीक है बेटा। तो एक प्रकार से अभी आपने कंप्लीटली माउथ की ओरल एनाटॉमी आपने पढ़ लिया, आकारिकी पढ़ लिया है ना। अब आगे बात करते हैं कैसे हमारे माउथ में डाइजेशन होता है। एक छोटा सा चीज रह रहा है, ग्लैंड, जो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड माउथ के लिए बनाए गए हैं, बने होते हैं, उनके बारे में और थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी ले लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड जिससे लार निकलता है। क्या निकलता है बेटा? लार, सलाइवा, जो हमारे माउथ में है ना थूक की तरह, सलाइवा की तरह, लार की तरह निकलता है ना। वो कहाँ से निकलता है? जो हमारे मुंह में पानी आता है, वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी आता है सलाइवरी ग्लैंड से। कहाँ से आता है बेटा? सलाइवरी ग्लैंड से आता है। कहाँ से आता है बच्चों? सलाइवरी ग्लैंड से। अब ये सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है? ये होती है बेटा 3 जोड़ी, 3 पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं बेटा? 3 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी, ठीक है। पहली जोड़ी देखो बेटा कहाँ प्रेजेंट होती है? फर्स्ट पेयर, फर्स्ट पेयर कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? फर्स्ट पेयर यहाँ पे, ठीक है, ये वाला हिस्सा, एक इधर और एक इधर। इस वाले को, इसको हम कहते हैं बेटा सब मैक्सिलरी। इसको क्या कहते हैं बेटा? सब मैक्सिलरी। क्या कहते हैं बेटा? सब मैक्सिलरी। क्या कहते हैं बेटा? सब मैक्सिलरी। या फिर एक और नाम है, और सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। क्या नाम कहते हैं बेटा? सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। क्या क्या नाम है बेटा? सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर। समझ में आ रहा है बच्चा? इसकी एक पेयर यहाँ पे हो गई, ठीक है बेटा। एक होता है सब लिंगुअल। कहाँ पे होता है बेटा? यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये इधर तो सब मैक्सिलरी है, सब मैंडिबुलर, और ठीक यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, यानी कि जो टंग है, टंग आप उठाएंगे तो टंग के उठाते ही एक संरचना जहाँ पे टंग नीचे से जुड़ी होगी, वहीं पे सब लिंगुअल। सेकेंड पेयर क्या है बेटा? दूसरा जो पेयर है, दूसरा पेयर है, उसको कहते हैं बेटा सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, ठीक है बेटा, सब लिंगुअल, ठीक है। संख्या में सभी दो दो रहते, सब मैक्सिलरी भी दो, सब लिंगुअल भी दो। और तीसरी जो होती है बेटा पैरोटिड ग्लैंड होती है। तीसरी कौन सी होती है? पैरोटिड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। तीसरा पेयर जो होता है कौन सा बेटा? पैरोटिड। कौन सा बेटा? पैरोटिड। कौन सी बेटा? पैरोटिड। पैरोटिड कहाँ प्रेजेंट होती है? जो हमारा कान है, कान के अंदर साइड, कान के भीतर की ओर। मैं वो नहीं दिखा सकता है ना, मुमकिन नहीं है। आपको कैसा बताऊं मैं? जो अपना हेड है, यदि है ना, मैं इसको इरेज करूं, यदि मैं एक व्यक्ति की हेड बनाऊं, ठीक है बेटा, तो यहाँ पास कान के बाजू में, कान के बाजू में, आंखें नहीं है, आंखें तो ये है बेटा, आंखें तो ये है, कान के बाजू में, कान के बाजू में, कान के बाजू में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बेटा? पैरोटिड ग्लैंड। कान के अंदर भीतर की ओर ऐसा पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, कानों के पास में, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है बेटा। अब इन ग्लैंड की एक खास बात है। क्या खास बात है बेटा? ये एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सोक्राइन का मतलब अभी समझते हैं। कितने हो गए? एक सब मैक्सिलरी या मैंडिबुलर, एक सब लिंगुअल या पैरोटिड, 3 हो गए बेटा, ठीक है। तीनों ही संख्या में 2 2 होते हैं। आगे बात करते हैं, ये नेचर में एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये सलाइवरी ग्लैंड कैसा ग्लैंड है बेटा? सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। ये कैसा ग्लैंड है बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड, सॉरी एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन, रियली सॉरी, एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए
एक्सोक्राइन ग्लैंड हम उसको कहते हैं जिसका सिक्रेशन पाइप या किसी डक्ट के थ्रू हो। किसके थ्रू हो? डक्ट के थ्रू हो, है ना, किसी पाइप के थ्रू हो, है ना। जिसका सिक्रेशन, ग्लैंड कुछ ना कुछ सिक्रेट करेगा, कुछ ना कुछ निकालेगा, तो जो भी रस निकालेगा वो किसी डक्ट के द्वारा टारगेट ऑर्गन तक जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना, सलाइवरी ग्लैंड से जो भी सिक्रेशन होगा उसको हम सलाइवा कहते हैं। ये सलाइवा का टारगेट ऑर्गन क्या है? माउथ। सारा का सारा सलाइवा कहाँ आएगा? हमारे मुंह में। ठीक है, अब मुंह तक सलाइवरी ग्लैंड से ये सलाइवा कैसे आता है? तो मान लेते हैं सलाइवा है, सलाइवरी ग्लैंड है, तो सलाइवरी ग्लैंड से कई सारे डक्ट होते हैं, है ना। कई सारे नहीं, मतलब हर एक सलाइवरी ग्लैंड से एक डक्ट। अब पेयर में होते हैं तो दो सलाइवरी ग्लैंड ऐसे बना देते हैं और दोनों तरफ से डक्ट। ये डक्ट कहाँ ओपन होते हैं? हमारे माउथ में ओपन होंगे, है ना। दो पैरोटिड ग्लैंड, दो सबलिंगुअल ग्लैंड और दो सब मैक्सिलरी मैंडिबुलरी ग्लैंड। ठीक है बेटा, अब हर ग्लैंड से ऐसे डक्ट निकलेंगे और डक्ट के भीतर से सलाइवा आएगा और हमारे माउथ में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डक्ट है। यदि डक्ट नहीं होता तो हम इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं कहते। जिसमें डक्ट होता है उसमें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी मास्टर ग्रंथि है, ठीक है, थाइमस ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, ठीक है, ये सभी ग्रंथियां जो हैं ये डक्टलेस हैं, इसलिए हम उन्हें एंडोक्राइन कहते हैं। एंडोक्राइन याद रखना, एक्सो नहीं, एंडोक्राइन। लेकिन इसमें जब सलाइवरी ग्रंथि में डक्ट है इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा एक्सोक्राइन ग्रंथि। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करता हूं मैं। आई होप आप सलाइवरी ग्लैंड के बारे में भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रेशन निकलता है, क्योंकि मेन पूरा फंडा जो भी पाचन क्रिया है सलाइवा के ऊपर। ये सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, सलाइवा जो निकलता है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है यानी कि लार, है ना, क्या कहते हैं बेटा? लार। ठीक है, इसी सलाइवा को हम लाला रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लाला रस। क्या कहते हैं बेटा? लाला रस। क्या कहते हैं बेटा? लाला रस। सलाइवा को ही हम कहते हैं बेटा लाला रस, इसी को हम लार भी कहते हैं। ये जो लाला रस यानी सलाइवा है, हमारे सलाइवा में 98.5 से लेकर 99% तक क्या होता है बेटा? पानी होता है। सलाइवा में इतना सारा पानी। अब बचा 1 से 1.5%, 1 से लेके 1.5% क्या होता है बेटा? कुछ एंजाइम होते हैं। कुछ क्या होते हैं बेटा? एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एंजाइम, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं बेटा? प्रकिन्व। क्या कहते हैं हिंदी में? प्रकिन्व। क्या कहते हैं बेटा? प्रकिन्व। एंजाइम कहिए या प्रकिन्व कहिए, बात एक ही है। हिंदी में प्रकिन्व, इंग्लिश में एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो कुछ एंजाइम होते हैं किसमें? सलाइवा में। अब कौन कौन से एंजाइम है? चलिए फटाफट से इनके नाम देख लेते हैं। देखो बेटा, एक और चीज, जो हमारा सलाइवा होता है, जो हमारा सलाइवा होता है, इसकी पीएच वैल्यू, इसकी पीएच वैल्यू 6 से 7 के बीच में रहती है। इसकी पीएच वैल्यू किसके बीच में रहती है बेटा? 6 से 7 के बीच में रहती है। 7 से, या यूं कहे तो मोस्टली देखा जाता है 6.2 से 6.8 तक, यही एवरेज है बेटा। ठीक है बेटा, 6.2 से 6.8 तक, 7 से ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, 7 से ऊपर इसकी कहे तो पीएच वैल्यू नहीं जाता। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसका पीएच वैल्यू ये बता दिया। एनसीईआरटी में सलाइवा का नेचर अम्लीय माना है। कैसा माना है बेटा? अम्लीय माना है, एसिडिक माना है। कैसा माना है बेटा? एसिडिक। ठीक है, याद करिएगा, एक चीज याद रखिएगा, उधर डेंटाइन बताया था, जिसका क्षरण हो जाता है यदि हमारे मुंह का अम्लीयता 5.5 से कम हो जाए, है ना। यदि पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाए तो हमारे डेंटाइन का क्षरण होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली कितना पीएच है? 6.2 या 6 से 7। सिंपल सीधा सीधा समझिए, 6 से 7। एनसीईआरटी में 6 से 7 लिखा है। ठीक है, तो 6 से 7 कितना होगा बेटा? 6 से 7 यदि पीएच वैल्यू है हमारे मुंह का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5.5 से नीचे होने लगा
तो हमारे डेंटाइन का क्या होता है बेटा, क्षरण होने लगता है। क्या होने लगता है बेटा, क्षरण होने लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए, है ना, इसलिए हमें और क्या होता है कि यदि खाना खाने के बाद ब्रश ना किया जाए, है ना, लंबे समय तक दांतों को साफ ना किया जाए, तो इससे क्या होता है, हमारे मुंह में बैक्टीरिया जमने लगते हैं। अति हो जाती है बैक्टीरिया की, इतने ज्यादा बैक्टीरिया हो जाते हैं कि जो टॉन्सिल से निकला हुआ जो श्वेत रक्ताणु है, WBC है, लिम्फोसाइट, वो भी जब कम पड़ जाते हैं, वो पूरी तरीके से एक्शन नहीं कर पाते, तब बैक्टीरिया का, है ना, इन बैक्टीरिया के फूड पार्टिकल के साथ में दांतों के ऊपर एक लेयर बन जाती है। दांतों के ऊपर क्या बन जाती है बेटा, लेयर बन जाती है। और ये बैक्टीरिया कुछ अम्ल रिलीज कर देते हैं, है ना, बैक्टीरिया जिसे हम नॉर्मली जर्म्स कहते हैं, जर्म्स, कीटाणु, है ना, किसके ऊपर जम जाते हैं, दांतों के ऊपर। तो दांतों के ऊपर एक कोटिंग करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, दंत प्लाक। क्या कहते हैं बेटा, दंत प्लाक। क्या कहते हैं बेटा, दंत प्लाक। ध्यान दीजिएगा इधर, दंत प्लाक कौन बनाएगा, बैक्टीरिया बनाएंगे, जीवाणु। ठीक है, जीवाणु, ये जो जीवाणु है, ठीक है, क्या बनाएंगे बेटा, दंत प्लाक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दंत प्लाक। ठीक है, दंत प्लाक क्या होता है बेटा, दांतों के ऊपर एक कोटिंग हो जाती है ना, एक कोटिंग होती है, उस कोटिंग में फूड पार्टिकल जम सकते हैं, उस फूड पार्टिकल में जीवाणु होते हैं। अब ये जो जीवाणु होते हैं बेटा, ये जीवाणु कुछ अम्ल रिलीज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कुछ अम्ल निकालते हैं। क्या करते हैं, अम्ल निकालते हैं, है ना, क्रिया करके अम्ल निकालते हैं। जो भी दांत जीवाणु रहेंगे, तो वो दांत जीवाणु जो है दांतों के, वो कुछ अम्ल निकालते हैं। अम्ल निकालने के कारण हमारे मुंह का पीएच कम होने लगता है, हमारे मुंह का पीएच कम होने लगता है। और जो डेंटाइन होता है, डेंटाइन का बेटा डीमिनरलाइजेशन होने लगता है। डेंटाइन का क्या होता है बेटा, डीमिनरलाइजेशन। मैं इतना मिटा देता हूँ, आप याद रखिएगा, एंजाइम 1 से 1.5% होगा, इस पे हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। हाँ बेटा, तो हमारे दांतों के ऊपर दंत प्लाक जम जाता है। ये किसके कारण बनता है बेटा, जीवाणुओं के कारण। जीवाणु क्या रिलीज करते हैं, अम्ल रिलीज करते हैं। क्या निकालते हैं, अम्ल। ये अम्ल के कारण, ये अम्ल के कारण मुख गुहा का या मुख का जो पीएच वैल्यू होता है 5.5 से नीचे गिर जाता है। किसके कारण, इस अम्ल के कारण। ठीक है बेटा, यही जो अम्ल है, इसके कारण जब बैक्टीरिया जमने लगते हैं तो मुंह का, माउथ का पीएच जो है 5.5 से नीचे गिर जाता है। और ऐसा होने के कारण जो डेंटाइन है, डेंटाइन किसका बना था बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। किसका बना था बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। किसका बना था बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। किसका बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है बेटा, इसका बना था। अब ये जो डेंटाइन है, ये डेंटाइन का क्षरण होने लगेगा, डेंटाइन टूटने लगेगा। तो क्या होगा बेटा, ये जब डेंटाइन टूटेगा तो जीवाणु जो है आसानी से दांतों के भीतर जाने लगेंगे, है ना। एक प्रकार से यदि मान लीजिए दांत है ना, और इसके ऊपर ये जो डेंटाइन की लेयर है, ये डेंटाइन की लेयर मिट जाएगी, डेंटाइन की लेयर मिट जाएगी। यदि डेंटाइन की लेयर मिट गई तो अब इसके ऊपर जो बैक्टीरिया जमे हुए थे, इसके ऊपर जो बैक्टीरिया जम गए थे, है ना, ये बैक्टीरिया बेटा अंदर चले आएंगे, ये बैक्टीरिया अंदर चले आएंगे। और ये बैक्टीरिया अंदर पल्प को नुकसान पहुंचाएंगे, पल्प को नुकसान पहुंचा के पूरा अंदर तक रूट खराब करेंगे। रूट खराब करने के बाद जो जबड़ा है, जो हमारा जबड़ा है, इस दर जबड़े में चले जाएंगे, जबड़े को नुकसान पहुंचाएंगे। और धीरे धीरे पूरा दांत हमारा सड़ जाएगा, जबड़ा भी सड़ जाएगा। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, इस दांत को निकालने की सलाह देगा, वो दांत ही उखड़वा देगा, है ना। और उसकी जगह कहेगा रूट कैनाल करवा लो। क्या करवा लो, रूट कैनाल करवा लो। डॉक्टर क्या करेगा, मशीन से इस दांत की जड़ों की पूरी सफाई करेगा। पहले क्या करेगा बेटा, जड़ों की सफाई करेगा। फिर उसके बाद इस जड़ में एक सिल्वर, मुझे ठीक से याद नहीं है, इस जड़ में क्या करेगा, फिलअप कर देगा।
जिसे हम कहते हैं बेटा रूट कैनाल। ठीक है, और इसे फिल करने के बाद ऊपर ऊपर एक आर्टिफिशियल दांत लगा देता है। क्या कर देता है बेटा? एक आर्टिफिशियल दांत लगा देता है। और ये प्रक्रिया इतना जल्दी नहीं होता, इसमें एक लंबा समय लगता है, महीनों महीनों 2-2 महीनों लग जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा क्या करते हैं बेटा? एक नया दांत लगाता है, आर्टिफिशियल टीथ लगाता है। ठीक है, अब इतना करवाने के लिए आपको महीनों तक समय लगता है, और खर्चा लेटेस्ट में यदि देखा जाए तो प्रति दांत कम से कम 5 से 7 हजार रुपए लग जाता है एक दांत का, है ना। और जब लोगों के दांत खराब होते हैं तो एक दांत से आगे वाला दांत, आगे वाले दांत से आगे वाला दांत ऐसे फैलता रहता है। ये डिसीज फिर मतलब ये जो इन्फेक्शन है अगले दांत में ट्रांसफर होती रहती है। इसलिए हमें दांतों की सफाई समय समय पर करनी चाहिए। अब बात करते हैं दांतों की सफाई हमें किस तरीके के पेस्ट से करनी चाहिए। तो ध्यान रखना, डेंटाइन का नुकसान होता है, क्षरण होता है किससे? अम्ल से। तो हमारा जो पेस्ट होना चाहिए एसिडिक नहीं होना चाहिए, हमारा पेस्ट क्षारीय प्रकृति का हो, है ना। आप सोचिए दांत की सफाई करने के लिए रगड़ दिए नींबू से, खराब हो जाएगा। हमें ऐसा काम नहीं करना है। हमें क्या करना है बेटा? बढ़िया से पेस्ट जो क्षारीय प्रकृति का हो उससे दांतों की सफाई करनी चाहिए। ठीक है, ताकि डेल्टाइन जो है, डेंटाइन, ये इसका क्या हो? नुकसान ना हो, क्षरण ना हो, है ना। और इसके क्षरण को हम बेटा डीमिनरलाइजेशन कहते हैं। डीमिनरलाइजेशन या डी खनिजीकरण क्या कहते हैं बेटा? बी खनिजीकरण या फिर डीमिनरलाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा? डी मिनरल मिनरल रुक जाए, डी मिनरलाइजेशन। ठीक है बेटा, और हिंदी में इसे बी खनिजीकरण कहते हैं। खनिजीकरण एक और टर्म है हिंदी में ही, मृदुकरण। क्या कहते हैं बेटा? मृदुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मृदुकरण कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? मृदुकरण कहते हैं। ठीक है, मृदुकरण या विखनिजीकरण या डीमिनरलाइजेशन। ठीक है, डेंटाइन का टूटना, डेंटाइन का क्षरण होना, डेंटाइन का क्षरण, डेंटाइन का क्षरण क्या कहलाता है बेटा? डीमिनरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये सभी आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही दिया था, इसे ठीक से अच्छे से समझिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकने की पूरी संभावना है। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं सलाइवा में क्या क्या होता है, सलाइवा कैसे पाचन के लिए हेल्पफुल है। कुछ ही मिनट की और वीडियो होगी, फिर उसके बाद समाप्त करते हैं, हम इसे इरेज करते हैं। ठीक है, ये पूरा मैं इरेज कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट फोटो कर ले लीजिए। अब बात करते हैं, देखिए सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा रिलीज होता है, ये सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट होता है हम आपको पहले बता दिए थे। 98.5 से लेके 99% तक क्या होता है बेटा? वाटर होता है। बाकी 1 से 1.5% इसमें कुछ एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एंजाइम होते हैं। ठीक है, एंजाइम को हिंदी में हम प्रकिन्व कहते हैं। एंजाइम को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? प्रकिन्व कहते हैं। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं, है ना, जो कि किसी अणु को तोड़ने के लिए या बनाने के लिए, किसी अणु के निर्माण के लिए प्रयोग होते हैं, है ना, एंजाइम। अब इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं बच्चों? तो चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है एमाइलेज। कौन सा एमाइलेज? कौन सा एंजाइम है बेटा? एमाइलेज। कौन सा एंजाइम है बेटा? एमाइलेज। एक होता है ओरल लाइपेज या लाइपेज कहते हैं, ध्यान रखिएगा, लाइपेज इस पैंक्रियाटिक लाइपेज भी होता है, यहाँ पे माउथ का लाइपेज ओरल लाइपेज है बेटा। ठीक है, एमाइलेज। ठीक है, तीसरा
इसमें आता है बेटा, और कौन सा होता है बेटा, फास्फेटेज। कौन सा होता है बेटा, फास्फेटेज। कौन सा होता है बेटा, फास्फेटेज। ठीक है, एक होता है बेटा माल्टेज। क्या होता है बेटा, माल्टेज, ध्यान दीजिएगा। और कौन सा है बेटा, इसमें होता है बेटा कैटलीज। क्या होता है बेटा, कैटलीज। क्या होता है, कैटलीज। और क्या होता है बेटा, ध्यान दी, एमाइलेज, लाइपेज, फास्फेट, माल्टेज और कैटलीज। एक होता है बेटा लाइसोजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, लाइसोजाइम। कौन सा होता है बेटा, लाइसोजाइम। ये कुछ प्रमुख प्रमुख क्या है बेटा, प्रमुख प्रमुख एंजाइम होते हैं। इसके अलावा और कौन से होते हैं, एक होता है यूरिएज। कौन सा होता है बेटा, यूरिएज। कौन सा होता है बेटा, यूरिएज। कौन सा होता है, यूरिएज। ठीक है बेटा, ये प्रमुख प्रमुख क्या है, एंजाइम्स है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एमाइलेज, लाइपेज, फास्फेटेज, माल्टेज, ये कौन सा है, कैटलीज, लाइसोजाइम, यूरिएज। इसमें से प्रमुख कौन सा है, एमाइलेज। इसमें से प्रमुख कौन सा है, एमाइलेज। एक और होता है बेटा, 8वां लिख देता हूं, टॉयलिन। कौन सा होता है बेटा, टॉयलिन, टॉयलिन। ठीक है, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, टॉयलिन। इसमें से पहला एमाइलेज, 8वां टॉयलिन, माल्टेज और लाइसोजाइम। कौन कौन से बेटा, एमाइलेज, एमाइलेज, टाइलिन और लाइसोजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है माल्टोज। ठीक है बेटा, करीब 10 मिनट की और वीडियो रहेगी, फिर उसके बाद समाप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एमाइलेज या टॉयलिन, एमाइलेज या टॉयलिन, इनका काम क्या है, स्टार्च को तोड़ना, स्टार्च को तोड़ना। जब हम खाना खाते हैं तो खाना में स्टार्च उपस्थित रहता है, वो स्टार्च पॉलीसेकेराइड कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, पॉलीसेकेराइड। अभी समझते हैं, ये पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ये क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड, सेकेराइड क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते बेटा। ठीक है, देखिए 10th में बच्चे पहली बार ऐसा सेकेराइड वर्ड सुनते हैं, गंभीर लगता है कि भाई ये कैसा शब्द है। कुछ नहीं है बेटा, सेकेराइड शक्कर, सेकेराइड यानी कि शक्कर, शर्करा। ठीक है, ये शर्करा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहले मोनोसेकेराइड, पहले मोनोसेकेराइड। कौन सी बेटा, मोनोसेकेराइड। दूसरी ओलिगोसेकेराइड, दूसरी ओलिगोसेकेराइड। और तीसरी, तीसरी कौन सी होती है बेटा, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, आगे से अपने स्पेलिंग लिख लीजिएगा। देखिए मोनोसेकेराइड जो होते हैं एक सिंगल यूनिट होती है, सबसे सिंपल टाइप के सेकेराइड होते हैं, संरचना में सबसे छोटी होती है। पॉलीसेकेराइड बहुत बड़ी संरचना होती है, इनकी मॉलिक्यूलर संरचना बहुत बड़ी होती है। ठीक है, लेकिन मोनोसेकेराइड जो होती है, मोनोसेकेराइड, इनकी आणविक संरचना, अणु बहुत बड़े बड़े अणु होते हैं। मोनोसेकेराइड के अणु छोटे होते हैं। इनमें कार्बन की संख्या, इनमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, कार्बन की संख्या 3 से लेके 7 तक होती है। कार्बन की संख्या कितनी होती है बेटा, 3 से लेके 7 तक होती है। कितनी होती है, 3 से लेके 7 तक होती है। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड ये कई प्रकार के होते हैं। ओलिगोसेकेराइड डाइसेकेराइड से लेके डेकासेकेराइड तक होते हैं। कितने होते हैं बेटा, डाइसेकेराइड से लेकर डाइसेकेराइड से लेकर डाइसेकेराइड से लेकर डाइसेकेराइड से डेकासेकेराइड तक, डेका यानी 10, डेकासेकेराइड तक होते हैं। अब ये होते क्या है, डाई और डेकासेकेराइड, ये समझते हैं। देखिए मोनोसेकेराइड है, मान लीजिए एक ये मोनोसेकेराइड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन होंगे, जितने होंगे उससे हमें मतलब नहीं है, 3 से 7 तक ही होंगे इसके बीच में। मान लेते हैं एक ये मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड संख्या में 2 आ गए, ये एक कंप्लीट सेकेराइड बन गया। ये कौन सा है बेटा, कितने सेकेराइड हैं, 1 और 2, 2 यानी डाई। कौन सा सेकेराइड कहलाएगा, ओलिगोसेकेराइड। यही यदि संख्या में 3 हो गए तो कौन सा सेकेराइड हो गया, ट्राइसेकेराइड। यदि 4 हो गए,
यदि 4 हो गए टेट्रासेकेराइड, 5 हो गए पेंटासेकेराइड, 6 हो गए हेक्सोसेकेराइड, 7 हो गए सेप्टासेकेराइड, 8 हो गए ऑक्टासेकेराइड, है ना, 10 तक ऐसा चलते हैं, 10 हो गए तो डेकासेकेराइड। ठीक है बेटा। और जब 10 से ज्यादा हो जाते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे मोनोसेकेराइड संख्या में 10 से ज्यादा हो जाते हैं, तब उसे हम कहते हैं बेटा पॉलीसेकेराइड। तब उसे क्या कहते हैं बेटा पॉलीसेकेराइड। क्या कहते हैं बेटा पॉलीसेकेराइड। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, स्टार्च, स्टार्च सेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट ही है। सेकेराइड को हम कहते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट। सेकेराइड को ही हम क्या कहते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट। कुछ नहीं अंतर है, कार्बोहाइड्रेट सेकेराइड सब एक ही है ना। कार्बोहाइड्रेट को ही हम सेकेराइड भी कहते हैं। ठीक है। तो देखो स्टार्च जो होता है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च यानी मंड, है ना। स्टार्च यानी कि मंड क्या है बेटा एक पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च क्या है बेटा पॉलीसेकेराइड है। अब स्टार्च की संरचना बहुत बड़ी होती है। स्टार्च की संरचना क्या होती है बेटा, इसकी आणविक संरचना बहुत बड़ी होती है, तो हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में सीधा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसका पाचन करना पड़ेगा। पाचन ही नहीं, इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। इसको पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में बदलना पड़ेगा। तो स्टार्च का पाचन कहाँ होता है, हमारे मुख गुहा में। कहाँ होता है बेटा हमारे मुख गुहा में आरंभ हो जाता है। हालांकि इंटेस्टाइन में भी स्टार्च का पाचन होता है, यदि कोई स्टार्च बच जाता है तब। तो स्टार्च का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से। तो मुख गुहा में एक प्रमुख एंजाइम होता है एमाइलेज या फिर टाइलिन। ध्यान दीजिएगा, एमाइलेज या फिर टाइलिन, दोनों ही एंजाइम बहुत प्रमुख है। एमाइलेज या फिर टाइलिन, एमाइलेज या फिर टाइलिन, ये क्या करते हैं बेटा, एमाइलेज या फिर टाइलिन क्या करते हैं। मैं आप सभी एंजाइम लिख लीजिए, मैं एंजाइम के नाम मिटाऊंगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके। तो देखिए बेटा, होता क्या है कि जब स्टार्च के ऊपर जब हम खाना खाते हैं तो खाने में स्टार्च रहता है, तो इसके स्टार्च के साथ जब सलाइवा मिलता है तो सलाइवा में एंजाइम उपस्थित रहता है, एमाइलेज या फिर टाइलिन, एमाइलेज या फिर टाइलिन। ठीक है, PT/LIN। ठीक है, PT/LIN। ठीक है, PT टाइलिन, यहाँ पे ए भी आता है बेटा, PT कहाँ है टॉलिन, कहाँ लिखा है, हो गया। तो टाइलिन PT/LIN। ठीक है, इसकी उपस्थिति दोनों में से किसी भी की, या तो एमाइलेज हो या फिर टाइलिन हो, किसी की भी उपस्थिति में स्टार्च माल्टोज में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बेटा, माल्टोज में। किस में बदल जाता है बेटा, माल्टोज में। स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H10O5, C6H10O5। इसकी संख्या 10 से अनंत हो सकती है, कई सारी हो सकती है। ठीक है, प्लस प्लस कुछ वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, है ना। वाटर मॉलिक्यूल कितने चाहिए, जितने मोनोसेक्राइड्स वाले स्टार्च में होंगे, है ना, पॉलीसेक्राइड्स बनेंगे, संख्या में आधी H2O, है ना। यानी इतना सा कंपाउंड यदि 16 बार है, यदि यही कंपाउंड 16 बार रिपीटेशन होता है, तो हमें वाटर मॉलिक्यूल 16 का आधा 8 वाटर मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। मान लीजिए इधर पे इसकी संख्या कितनी है, 12 है, तो हमें इधर पे 12 लिखेंगे, तो 12 2 से कटेगा तो कितना बचेगा बेटा 6, तो लिखेंगे 6H2O मॉलिक्यूल। यदि इसकी संख्या 18 हो गई, है ना, तो इधर कितने वाटर मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे 9। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक स्टार्च की यूनिट है। ये क्या है बेटा, स्टार्च की यूनिट है। ये क्या है बेटा, स्टार्च की यूनिट। और स्टार्च की ये यूनिट 10 से ज्यादा होगी, जहां पे n की वैल्यू 10 से ज्यादा होगी, इसलिए हम N/2H2 ऐसा लिखते हैं। ठीक है बेटा। अब ये इस एंजाइम की उपस्थिति में एमाइलेज या फिर टॉयलिन, E फॉर एमाइलेज, T फॉर टॉयलिन, इसकी उपस्थिति में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टोज। माल्टोज का फॉर्मूला क्या बेटा, N/2 C12H20O22 C12H22O11। ठीक है बेटा।
समझ में आ रही बात? C12H22O11 ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है बेटा, N/2 ब्रैकेट के अंदर C12H22O11। ठीक है, यही है बेटा माल्टोज। यही क्या है बेटा? माल्टोज। ध्यान दीजिएगा, माल्टोज, माल्टोज एक प्रकार का डाइसेकेराइड है। माल्टोज क्या है बेटा? डाइसेकेराइड है। माल्टोज क्या है बेटा? डाइसेकेराइड है। यहां से सुपर 100 में बहुत ज्यादा चांस है कि क्वेश्चन बने। मान के चलिए मोर देन 80% क्वेश्चन आएगा इधर से, पक्का आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, माल्टोज, माल्टोज कौन सा सैकराइड बताया था बेटा? ओलिगोसैकराइड में एक डाइसैकराइड बताया था। स्टार्च कौन सा सैकराइड है बेटा? पॉलीसैकराइड है। स्टार्च कौन सा सैकराइड है? पॉलीसैकराइड। कौन सा सैकराइड बेटा? पॉलीसैकराइड। अब ये पॉलीसैकराइड एमाइलेज या टॉयलिन के कारण किसमें कन्वर्ट हो गया? माल्टोज में। किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? माल्टोज में। ये माल्टोज कौन सा सैकराइड है? डाइसैकराइड। किसके अंडर में आता है बेटा? ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड में कितने मोनोसैकराइड होते हैं? कम से कम 2 मोनोसैकराइड और अधिकतम 10 मोनोसैकराइड। 2 से लेके 10 मोनोसैकराइड यानी डाइसैकराइड से लेकर डेकासैकराइड तक मोनोसैकराइड है ना, तो क्या बनाते हैं? सैकराइड। तो क्या बनाते हैं बेटा? ओलिगोसैकराइड। ठीक है, ओलिगोसैकराइड में ध्यान दीजिएगा, माल्टोज, माल्टोज क्या है बेटा? माल्टोज एक डाइसैकराइड है। डाइसैकराइड यानी कि ओलिगोसैकराइड। ठीक है, तो माल्टोज एक डाइसैकराइड है। तो एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में पूछता है मुख में स्टार्च का पाचन होता है, उसके लिए सही रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो उसमें दे देगा, क्या दे देगा? पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड सीधे दे देगा, है ना। मैं इसे इरेज कर दूंगा, आप समझ गए होंगे कि डाइसैकेराइड यानी कि माल्टोज। ठीक है, डाइसैकेराइड एक प्रकार का ओलिगोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड नहीं है बच्चा। ठीक है, डाइसैकेराइड यानी कि इसमें 2 मोनोसैकेराइड के यूनिट होंगे। क्या कह रहा हूँ? यूनिट होंगे। मोनोसैकेराइड के 2 यूनिट होंगे, कुछ इस तरीके से, एक यूनिट और 2 यूनिट, एक यूनिट और दूसरी यूनिट, ये डाइसैकेराइड है। इसी तरीके से माल्टोज होगा। ठीक है, डाइसैकेराइड कौन सा वाला है? तो ओलिगोसैकेराइड, लेकिन कौन सा वाला है? डाइसैकेराइड, है ना। ऐसी यूनिट 10 तक होती है तब तक हम ओलिगोसैकेराइड, 10 से ज्यादा हो जाएगी ऐसी यूनिट संख्या, 10 से ज्यादा होगी तो पॉलीसैकेराइड। ठीक है बेटा, तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देता है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछेगा, पॉलीसैकेराइड से सीधे मोनोसैकेराइड बन जाएगा, है ना, सैकेराइड। या फिर एग्जाम में फिर हेर फेर करके पॉलीसैकेराइड स्टार्च दे देगा, स्टार्च कन्वर्ट होगा आपका सीधे ग्लूकोज में, ऐसा देगा। ठीक है, या फिर घुमा के देगा, स्टार्च डाइसैकेराइड पहले कर देगा, डाइसैकेराइड, फिर आपका दे देगा स्टार्च लिख देगा, फिर दे देगा ग्लूकोज। ठीक है, या फिर पूरा कायदे से लिखेगा पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड और डाइसैकेराइड से ग्लूकोज। ठीक है बेटा, आपको इसकी जगह माल्टोज लिखेगा ही नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे माल्टोज गया कहाँ। तो ध्यान रखना है माल्टोज डाइसैकेराइड है। बदल के भी दे सकता है, डाइसैकेराइड की जगह लिख देगा ओलिगोसैकेराइड। क्या लिख देगा बेटा? ओलिगोसैकेराइड। क्या लिख देगा बेटा? ओलिगोसैकेराइड। तो ध्यान दीजिएगा, ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड का यहाँ बात एक ही है ना। ओलिगोसैकेराइड में कौन सा बेटा? माल्टोज। अब क्या होता है, माल्टोज तो बन गया, माल्टोज के बनने के बाद में, माल्टोज के बनने के बाद में एक एंजाइम आपको माल्टेज लिखाया था हमने, कौन सा एंजाइम बेटा? माल्टेज बताया था। तो माल्टेज की प्रेजेंसी में, कौन सा एंजाइम की प्रेजेंसी में? माल्टेज के एंजाइम की प्रेजेंसी में। किस एंजाइम की प्रेजेंसी में? माल्टेज की प्रेजेंसी में
माल्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, C6H12O6 ग्लूकोज बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? ग्लूकोज बन जाता है ना। और यही ग्लूकोज जब हम रोटी को बहुत देर तक चबाते हैं, बहुत देर तक रोटी को चबाते हैं, तो ये एंजाइम जो होते हैं रोटी में उपस्थित स्टार्च के साथ अच्छे तरीके से रिएक्शन कर लेते हैं। जब पूरी तरीके से रिएक्शन स्टार्च के साथ कर लेते हैं तो ये स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और रोटी हमें मीठे लगने लगते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का टेस्ट कैसा होता है बेटा? मीठा होता है। ध्यान रखिएगा, स्टार्च मीठा नहीं होता है, स्टार्च टेस्ट में मीठा नहीं होता है। माल्टोज भी टेस्ट में मीठा नहीं होगा, लेकिन ये हल्का मीठा होता है, लेकिन ग्लूकोज ज्यादा मीठा होगा। ये हल्का मीठा होता है, माल्टोज हल्का मीठा होता है, लेकिन स्टार्च बिल्कुल मीठा नहीं होगा। माल्टोज हल्का मीठा हो सकता है, ग्लूकोज ज्यादा मीठा होगा। ठीक है बेटा, समझ रहे हो? तो ग्लूकोज कैसे बना? माल्टेज एंजाइम के कारण। ठीक है, माल्टोज डाइसेकेराइड है, ये डाइसेकेराइड माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बना देगा? ग्लूकोज बना देगा। ठीक है, और याद रखना जो एमाइलेज है या टॉयलिन है, एमाइलेज या टॉयलिन किस पीएच मान पर ये अभिक्रिया करेंगे? तो पीएच वैल्यू लगभग 7 होनी चाहिए, 7 से ज्यादा होगी नहीं, कम करें 7 के आसपास होनी चाहिए, 6.8 6.9 से 7 इस तरीके से चलेगा। ठीक है बच्चों, तो एमाइलेज या टॉयलिन स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा और ये माल्टोज किस में आ गया बेटा? ग्लूकोज में आ गया। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है बेटा? पाचन होता है मुंह के अंदर इसका। इसके अलावा आपको एक एंजाइम बताया था लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम बताया था बेटा? लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम बताया था बेटा? लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम करता क्या है बेटा? तो यदि हमारे मुख में कोई हानिकारक बैक्टीरिया आ जाता है तो उसको किल करने के लिए आपको लिम्फोसाइट भी बताया था, किंतु वो अपर्याप्त हो जाता है। तो लाइसोजाइम क्या करते बेटा? बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में कुछ पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बैक्टीरिया की जीवाणुओं की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया कोशिका भित्ति में उपस्थित, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल उपस्थित, क्या उपस्थित रहता है? पॉलीसेकेराइड। क्या रहता है बेटा? पॉलीसेकेराइड्स को हाइड्रोलाइज करके जीवाणु को नष्ट कर देना है, जीवाणु को किल कर देना है। ठीक है, इससे हमें कोई भी हानिकारक बीमारी नहीं होगी, इन्फेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा लार में यानी कि सलाइवा में जितने भी और भी एंजाइम हैं जो हमने आपको बताए थे, कौन कौन से? एक जैसे फास्फेटेज, ठीक है, और कौन से? यूरिएज एंजाइम, फास्फेटेज है ना, कैटलेज, इस तरीके के सभी एंजाइम ये क्या करेंगे बेटा? बफर का काम करते हैं। किसका काम करते बेटा? बफर का काम करते। किसका काम करते बेटा? बफर का। कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे? प्रोटीएज, फास्फेटेज, कैटलेज, यूरिएज, इस तरीके के जितने भी एंजाइम हैं ये बफर का काम करते हैं। बफर यानी क्या होते हैं बच्चों? बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें पीएच की वैल्यू नहीं बदलती। कब नहीं बदलती? आप उसमें जितना एसिड डालना चाहिए डाल दीजिए, आपको जितना मन करे एसिड डाल दीजिए, लेकिन बफर सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू नहीं बदलेगा। एसिड की जगह आप जितना बेस डालना चाहिए डाल दीजिए, जितना चाहें उतना डाल दीजिए, लेकिन बफर का जो पीएच वैल्यू है वो नहीं बदलेगा। तो ये बफर सॉल्यूशन पीएच वैल्यू को कंट्रोल करते हैं। सलाइवा की पीएच वैल्यू को क्या करते हैं बेटा? कंट्रोल करते हैं। ये क्या करते हैं? पीएच वैल्यू को कंट्रोल करते हैं। यदि पूछे सलाइवा के पीएच वैल्यू को कंट्रोल कौन करता है, तो आप इन एंजाइम्स का नाम ले सकते हैं, कैटलेज, प्रोटीएज, फास्फेटेज, यूरिएज, इस तरीके के एंजाइम को नाम ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो पीएच वैल्यू को ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है, बात क्लियर?
और इसी के साथ अब हम क्लास को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आएगा, वीडियो से बेनिफिट्स मिलेगी। हालांकि मेरा वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, कोशिश करता हूँ शॉर्ट करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है डिटेल में बताने के लिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।